हेलो नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप व्यस्त भी होंगे। शिक्षा के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और हम बात कर रहे थे यहाँ क्लास 10th में केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 की, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। प्यारे बच्चों, यदि अभी तक आपने इसका पिछला हिस्सा या पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वहां हमने चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड, कि कैसे जो कार्बन है वो बॉन्ड बनाता है। ठीक है, चलिए तो शुरू किया जाए। ओके बच्चों, यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपने एक बात जान ली होगी, कहीं ना कहीं माँ साहब, सर, भैया, हमारे आसपास कार्बन अलग अलग तरीके से मौजूद है। अर्थ में भी है, एयर में भी है, पानी में भी है, बॉडी में भी है, हर जगह कार्बन है। अब ये जो कार्बन है जब हर जगह मौजूद है तो इसने किसी ना किसी तरीके से दोस्ती तो की होगी। आप ये चीज तो जानते हो, 9th में भी पढ़ के आए हो कि जो भी एलिमेंट हमारे आसपास होता है ये अपने आप को स्टेबल रखने के लिए क्या करता है। यदि वो अकेले अपने आप में स्टेबल रहता है तो ठीक है, लेकिन यदि आप अपने आप में स्टेबल नहीं होते हो तो आप क्या बनाते हो, किसी ना किसी के साथ कंपाउंड यानी कि दोस्ती करते हो। करेक्ट। तो ये भाई साहब कार्बन जो थे ना, इनके साथ भी ये चीज आई। कैसे आई, सुनेगा ध्यान से। और हमें इस चैप्टर में यही जानना है फर्स्टली कि ये जो कार्बन है कि कैसे किसी दूसरे एलिमेंट के साथ दोस्ती करता है और क्यों करता है। ठीक है, चलिए तो इसको जानने के लिए आपको कार्बन के एटॉमिक स्ट्रक्चर को ध्यान देना होगा। नॉर्मली जब आप कार्बन के एटॉमिक स्ट्रक्चर को ध्यान देंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। अब बच्चों, ये चीज तो आप जानते ही हो कि जब हम किसी भी कार्बन के या किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं। करेक्ट। इनको आप क्या बोलते हो, ये जो सर्किल है इनको आप क्या बोलते हो, एनर्जी शेल या फिर क्या बोलते हो, ऑर्बिट बोल देते हो। यानी कि कार्बन के पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 2, और बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 4। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था, इसमें से पहले में बैठे हैं 2 और बाहर बैठे हुए 4। अब आप सबसे पहले ये चीज याद रखिए, जिनको नहीं पता है, कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट होते हैं इन्हें हम बोलते हैं क्या, एनर्जी शेल। और जो भी सर्किल या जो भी शेल सबसे बाहर होता है इसे हम बोलते हैं वैलेंसी शेल। क्या बोलते हैं बच्चों, वैलेंसी शेल। ठीक है, सिंपल, इलेक्ट्रॉन वैलेंसी शेल या वैलेंसी शेल आप बोल सकते हो, इतना याद रखिएगा। अब ये भी आप जानते हो कि हर कोई एलिमेंट, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, हर कोई एलिमेंट एक ही चीज चाहता है, किसी न किसी तरीके से वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल का मतलब वो भाई साहब क्या बना लें, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन बना लें। बच्चों ये चीज हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जिनको नहीं पता है जान लीजिए। दुनिया का हर एलिमेंट या नॉर्मली भी हमारी जो लाइफ होती है उसमें स्टेबिलिटी का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। कार्बन या कोई भी अदर एलिमेंट ये भी क्या चाह रहा था कि हम भी क्या हो जाए, स्टेबल। और स्टेबिलिटी का मतलब या स्टेबल होने का मतलब केमिस्ट्री में है कि ये जो लास्ट वाली आपको सर्किल दिख रही है, जो लास्ट वाली एनर्जी शेल दिख रही है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। पर कार्बन के पास कितने हैं, कार्बन के पास तो 4 ही हैं। इसका मतलब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हाँ या ना। या फिर दूसरा भी तरीका सुन लीजिए, क्या होता है केमिस्ट्री में 2 तरीके से स्टेबिलिटी देखते हैं। वैसे तो एक ही तरीका है कि आप क्या बन जाओ, नोबल गैस बन जाओ। नोबल गैस का मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये नाम आपने सुने केमिस्ट्री में। पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में ये चीज आपको दिखाई गई है कि कैसे हमारी आसपास नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस होती हैं वो स्टेबल होती हैं। क्यों, क्योंकि उनके लास्ट वाले एनर्जी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन ने सोचा यार मैं भी ये काम कर लूं क्या, अपने आप के पास, खुद के पास 8 इलेक्ट्रॉन ले आऊं क्या। कार्बन ने ये सोचा। फिर कार्बन ने एक चीज और देखी, कार्बन ने देखी यार एक और इनर्ट गैस या नोबल गैस होती है जिसका नाम है हीलियम। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, 2। वो भी इनर्ट गैस है या नोबल गैस है। क्यों, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री हमें ये बता चुकी है कि किसी भी एलिमेंट को यदि स्टेबल होना है तो उसके आखिरी वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। करेक्ट। लेकिन यदि भाई किसी के पास एक ही सर्किल है, एक ही ऑर्बिट है, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो भी वो स्टेबल हो जाता है। याद रखिएगा, यदि आपके पास जैसे कि हीलियम होता है, उसके पास केवल एक ही सर्किल होता है, एक ही एनर्जी शेल होता है, तो उसको केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वजह से उनके सर्किल बढ़ जाते हैं। और जैसे ही आप सर्किल को बढ़ाओगे तो आपको स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। अब ये चीज कार्बन ने देख ली, कार्बन ने जान ली, कार्बन का दिमाग दौड़ा। कार्बन ने बोला यार दुनिया में हर चीज
हर एलिमेंट, हर व्यक्ति स्टेबल होना चाहता है। कार्बन ने सोचा मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। कार्बन ने डिसाइड किया एक काम करते हैं, मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 बैठे हैं अंदर वाले सर्किल में और 4 बैठे हैं बाहर वाले सर्किल में। इसका मतलब मुझे या तो 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो 8 हो जाएंगे, या फिर कार्बन ने सोचा एक और काम कर सकते हैं, यदि मैं अपने 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, है ना, तो भी स्टेबल हो जाऊंगा। क्यों स्टेबल हो जाऊंगा? यदि मैंने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तब भी काम बन जाएगा। और यदि मैंने 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2, तब भी मैं स्टेबल हो जाऊंगा। कार्बन का दिमाग दौड़ा। क्यों दौड़ा? क्योंकि कार्बन के कई दोस्त ऐसे थे जो कि आयोनिक कंपाउंड बनाते थे। बच्चों, आयोनिक कंपाउंड के बारे में आप अर्ली क्लासेस में और प्रीवियस क्लासेस में भी देख चुके हो कि जब भी कोई एलिमेंट या कोई भी चीज अपने आप को स्टेबल बनाना चाहती तो कई बार वो आयन बना लेती। फॉर एग्जांपल सोडियम, कहने को भाई साहब के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11, 2, 8 और 1, लेकिन देखो एक इलेक्ट्रॉन दिक्कत कर रहा था तो कार्बन सोडियम क्या करता है? इसको निकाल देता है। अब सोडियम जब इसको निकालेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, लेकिन स्टेबल तो हो गया। तो ये चीज कार्बन भी जानता था, तो कार्बन का दिमाग दौड़ा। उसने बोला एक काम करते हैं, सब लोग गेम प्लान कर रहे हैं, हम भी गेम प्लान करते हैं, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दो या 4 इलेक्ट्रॉन ले लो और अपने आप को स्टेबल कर लो। कार्बन ने ऐसा सोचा, लेकिन जैसा आप सोचते हो क्या हमेशा होता है? नहीं ना, करेक्ट? ये बात जानते हो ना, जो हम सोचते हैं कई बार नहीं होता है। चलो थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस पर। बेटा पहले एक चीज और जान लीजिए, ताकि आपको, वैसे तो ये चीज हम 9th में पढ़ के आ जाते हैं, बट फिर भी जान लो। वैलेंसी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद अदर एटम्स। इट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन गिव, लूज और शेयर। ये चीज क्या लिखी, सुनिएगा ध्यान से। जब मैं कार्बन के आपको स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो आपको ये चीज बताई अभी मैंने कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसका मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, लास्ट वाली शेल में। अब कार्बन को स्टेबल होने के लिए क्या करना है? या तो कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो 8 हो जाएंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो 2 हो जाएंगे, है ना, ऑटोमेटिकली, करेक्ट? तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन लेना या 4 इलेक्ट्रॉन देना है, ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को। जैसे मैंने अभी आपके सामने कौन सा एग्जांपल लिया था? सोडियम का। सोडियम जैसे ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो सोडियम क्या हो जाता है? स्टेबल, क्योंकि लास्ट में 8 हो गए। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 1। कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4। तो जब भी कोई एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है या शेयर करता है, शेयर वाला कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आएगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? उसकी वैलेंसी कहलाते हैं। क्लियर? जैसे कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, इसलिए उसकी वैलेंसी कितनी है? 4। ठीक है, चलो एक बार थ्योरी देख लो। सो लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल। जो मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी एलिमेंट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, किस तरीके से दोस्ती करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई साहब स्टेबल है या नहीं है, और स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इस बात पे उसकी किसी के साथ दोस्ती डिपेंड करती है। इतनी बात आप याद रखिएगा। अब जो चीज मैंने आपको बताई उस पर ध्यान दीजिएगा। कार्बन ने क्या सोचा कि क्या मैं अपने बाकी दोस्तों जैसा इलेक्ट्रॉन्स को निकालकर या इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके स्टेबल हो सकता हूं? क्या कार्बन आयन बना सकता है, आयनिक कंपाउंड बना सकता है? ये चीज हमें अब सोचनी है और समझनी है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा। कार्बन आयनिक कंपाउंड या कार्बन आयन बनाकर खुद को स्टेबल नहीं कर पाता है। 2 दिक्कत आती है, ध्यान से समझेंगे कैसे। पहले थ्योरी देख लो। एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। कार्बन ने भी यही सोचा कि हम भी इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं या इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं और आयन बनकर खुद को स्टेबल कर लेते हैं। लेकिन कार्बन के साथ दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई अभी हम समझेंगे। इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, जो कि आपको दिख रहा है, एंड नीड्स टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। लेकिन कार्बन ने ऐसा करने में दिक्कत आई। कार्बन ने ऐसा करने में दिक्कत आई। क्यों दिक्कत आई अब आप ध्यान से सुनेंगे, थ्योरी बाद में। जब मैंने कार्बन को ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि कार्बन के बाहर वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसका मतलब या तो ये ध्यान से समझिए। अच्छा, मैं डायग्राम क्यों बना रहा हूं, वो तो बना ही है, इधर ही बना के दिखा देते हैं। क्या हुआ, कार्बन के पहले वाली शेल में है 2 और फिर उसके बाद है 4। कार्बन ने सोचा एक काम करते हैं, पहले तो मैं कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाता हूं तो मेरे बाहर वाली शेल में 8 हो जाएंगे। तो कार्बन ने एक काम करने का सोचा। जैसे ही कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन और ले लिए कहीं से,
क्या रिसीव कर लिए, 4 इलेक्ट्रॉन और रिसीव कर लिए, तो टोटल कार्बन के बाहर वाली शेल में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कार्बन क्या बना लेगा, नेगेटिव वाला आयन बना लेगा ना। लेकिन बच्चों इसमें एक दिक्कत आई, दिक्कत ये आई, अब ध्यान से सुनिएगा। आप सभी जानते हो कि जब हम कार्बन का एटॉमिक नंबर देखते हैं तो 6 बोलते हैं। 6 का मतलब प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 6, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी थी, 6। लेकिन जैसे ही मैंने 4 इलेक्ट्रॉन और दे दिए तो टोटल अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, पहले 6 थी लेकिन अब कितनी हो गई टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ध्यान से देखो आप, पहले कितनी थी, 6 थी, लेकिन अब कितनी हो जाएगी, 4 और आ गए। इसका मतलब अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, प्रोटॉन तो बच्चा अभी भी 6 ही रहने वाले हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन बच्चा हो जाएंगे 10। अब आप खुद सोच के देखो, नॉर्मली जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एक दूसरे को संभाल पा रहे थे। लेकिन जैसे ही कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो प्रोटॉन जो कि अभी भी 6 हैं, ये 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएंगे और कार्बन का आयन स्टेबल नहीं रह पाएगा। पहला रीजन ये हो गया, समझे कि कार्बन ने अपने आप में आयन कौन सा वाला, नेगेटिव वाला बनाना चाहा लेकिन नहीं बन पाया। रीजन बीइंग क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों के कंपैरिजन में बढ़ जाएगी और प्रोटॉनों ने हाथ खड़ा कर लिया। प्रोटॉन ने कहा मैं नहीं संभाल पा रहा हूं, मुझसे ना हो पाएगा, आगे तुम बढ़ जाओ। मैंने कहा ठीक है। कार्बन ने बोला एक काम करो, ये प्लान कैंसिल। मैंने कहा ठीक है कैंसिल कर देते, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा प्लान करो, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो। क्यों निकालो, क्योंकि हमें पता था हमारे पास एक और तरीका था। अब इलेक्ट्रॉन को लो मत, एक काम करो, ये 4 को भी भगा दो, निकाल डालो, ये 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर करो। इसका मतलब कार्बन क्या बनाना चाहता था, पॉजिटिव वाला आयन। लेकिन इसमें भी दिक्कत आई, नेगेटिव वाले आयन में तो आई, पॉजिटिव में कैसे आई, सुनो। जैसे ही कार्बन ने सोचा कि मैं अपने 4 इलेक्ट्रॉन को निकालता हूं, तो बच्चों ये चीज आप जानते हो या नहीं जानते हो, ध्यान से सुन लो। ये जो कार्बन या किसी भी एलिमेंट के बाहर सर्किल होते हैं हम क्या बोलते हैं, एनर्जी शेल। इसका मतलब इनमें कुछ एनर्जीज होती हैं। अब यदि कोई इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी शेल को छोड़कर बाहर जाना चाहता है तो जो एलिमेंट होता है ना, इसे बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। क्या बोला मैंने, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन भागना चाहता है तो उस एलिमेंट को क्या करना होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करनी होती है उस इलेक्ट्रॉन को फेंकने के लिए बाहर। तो दिक्कत ये हुई कि जब हमने 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के एलिमेंट से या कार्बन के बाहर वाली शेल से बाहर फेंकने चाहे तो कार्बन का एलिमेंट बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी को लूज कर देता है। अब एनर्जी लूज कर लोगे तब भी किसी से दोस्ती नहीं कर पाओगे, क्या हो जाओगे तुम, ढीले। स्टेबिलिटी या एनर्जी के इश्यूज यहां भी आते हैं। इसी वजह से कार्बन ना तो पॉजिटिव आयन बना पाता है और ना ही नेगेटिव आयन बना पाता है, समझे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कार्बन के पास दोनों प्लान जो थे कार्बन के वो हो गए बेकार। कार्बन ने सोचा यार कि ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई, ना मैं इलेक्ट्रॉन ले पा रहा हूं ना मैं इलेक्ट्रॉन दे पा रहा हूं, तो फिर मैं क्या करूंगा। तो फिर किसी ने सजेशन दिया एक काम करो, तुम ना दोस्ती करो दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका मतलब अभी बताता हूं, पहले थ्योरी पढ़ लो। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग एनाइन, जो मैंने आपको बताया एनाइन का मतलब होता है जो हम कार्बन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन, जो मैंने आपको बताया प्रोटॉनों की संख्या तो 6 ही रहेगी, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, तो प्रोटॉन को दिक्कत आई ना इलेक्ट्रॉन को संभालने में। वहीं यदि आप क्या बनाना चाहते हो, पॉजिटिव आयन, तो भी दिक्कत है। क्यों, इट रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। और इस चक्कर में क्या हो जाएगा, जैसे ही आप इतनी एनर्जी को रिमूव कर लेते हो, निकाल देते हो, तो कार्बन का एलिमेंट और स्टेबिलिटी को खो देगा, या जो भी है उसके पास एनर्जी तो कम हो जाएगी। इसी वजह से कार्बन क्या करता है, कार्बन सोचता है कि मेरे ये जो एनाइन कैटाइन वाले प्लान है इनको क्या करो, कैंसिल करो। फिर कार्बन ने सोचा अब मैं दोस्ती कैसे करूंगा, तो किसी ने सजेस्ट क्या किया कि एक काम करो कार्बन भैया, आप इलेक्ट्रॉन को लेना देना मत करो, आप इलेक्ट्रॉन की क्या कर लो, शेयरिंग। क्या कर लो, शेयरिंग। कैसे करना है अभी समझेंगे। पहले थ्योरी, कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। The shared electrons belong to the outermost shells of both the atoms and lead to both atoms attaining noble gas concentration। अब ये क्या बोला गया सुनिए, हुआ यूं कि कार्बन ने बोला एक काम करो, मेरा एटॉमिक नंबर 6 है तो मुझे एक बार बना के दिखा दो। मैंने कहा ठीक है भैया, लो बन गए, तुम लो बन गए। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी स्टेबिलिटी के लिए, 4, हाँ या ना बेटा। इसको मैं थोड़ा सा नॉर्मल बना के दिखाता हूं, यहां ऐसे बनाते हैं हम। सिर्फ किस वाली सर्किल को या किस वाली एनर्जी शेल को कंसीडर करेंगे, बाहर वाली। बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 4, तो मैंने ये बना दिए, 1 2 3 4, ये मैंने बना दिए, करेक्ट, सिंपली।
अब हुआ यूं, जब एक और कार्बन का एलिमेंट आया या कोई दूसरा एलिमेंट आया जिसके साथ कार्बन को दोस्ती करनी थी, एक चीज तो डिसाइड हो गई कि ना मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा ना मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा, तो फिर स्टेबिलिटी कैसे अचीव करेंगे? तो फिर पता चला स्टेबिलिटी के लिए क्या करो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपए हैं, मेरे दोस्त के पास 10,000 रुपए हैं और हम दोनों को ही कोई आइटम खरीदना है जिसका वैल्यू कितना है, 20,000। क्या बोला मैंने? मान लीजिए ये एक बंदा ए है, ये बंदा बी है, इसके पास मान लीजिए 10,000 रुपए हैं और इसके पास भी 10,000 रुपए हैं और हम दोनों को कोई एक चीज खरीदनी है ना। फॉर एग्जाम्पल हमें ये एक डब्बा खरीदना है। अब ये जो डब्बा है ये 20,000 रुपए का है, लेकिन हम दोनों के पास उतने रुपए नहीं है, तो हम दोनों ने क्या डिसाइड किया, एक काम करो 10,000 तुम लाओ, 10,000 तुम लाओ और अपन क्या खरीद लेंगे, वो बॉक्स खरीद लेंगे। अब जैसे मैं ये बॉक्स खरीदूंगा तो बेटा ये बॉक्स जो है वो हमने खरीद लिया, इसका मतलब हमारा हो गया ना बॉक्स। लेकिन इस बॉक्स पे हक किसका है? जितना ए का है उतना ही बी का है। दोनों ने क्या किया है, बराबर इलेक्ट्रॉन्स या बराबर पैसे शेयर किए हैं। इस चक्कर में ये जो डब्बा है ये दोनों का कहलाएगा और काम दोनों का चल गया। सेम क्या करता है हमारा कार्बन करता है। कार्बन ये कहता है क्योंकि मेरे पास लास्ट वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यदि मुझे कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाए, हेल्प हो जाए, तो मैं भी क्या कर लूंगा, दोस्ती कर लूंगा और खुद को स्टेबल कर लूंगा, अपने आप को नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन की तरह डेवलप कर लूंगा। कहने का मतलब क्या है, सुनिए। यदि कार्बन के पास बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4। गलती से यदि इसको फॉर एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मिल जाए। अब हाइड्रोजन की लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1। हाइड्रोजन की लास्ट वाली शेल में कितने होते हैं, 1। अब नॉर्मली क्या हुआ, कार्बन ने हाइड्रोजन को देखा और पता लगा कि यार हाइड्रोजन, हम दोनों मिलकर एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन मेरा, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, एक इलेक्ट्रॉन मेरा, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, एक इलेक्ट्रॉन मेरा, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा। इससे क्या फायदा हुआ? इससे यह फायदा हुआ कि जब अब कार्बन ने अपने आप को ध्यान से देखा तो पता लगा कि कार्बन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तरीके से, किसी ना किसी तरीके से पहुंच गए। याद रखिएगा 4 इलेक्ट्रॉन उसके खुद के थे, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन उसने हाइड्रोजन की हेल्प से क्या कर लिए, शेयरिंग में यूज कर ली। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कार्बन के पास फाइनली 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आफ्टर शेयरिंग? यस। इसका मतलब कार्बन अपने आप को क्या कह सकता है, स्टेबल। वहीं जब हाइड्रोजन ने अपने आप को देखा तो बेटा याद रखो, शेयरिंग का मतलब क्या है, जितना मेरा उतना ही तेरा। लेने और देने में अलग चीज होती है कि भैया मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो अब तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे हो गए, या इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इलेक्ट्रॉन मेरे हो गए। यहां तो शेयरिंग है। अब शेयरिंग का मतलब जितना हक कार्बन का उतना ही हक हाइड्रोजन का। तो जैसे ही हाइड्रोजन ने अपनी शेयरिंग में ध्यान से देखा तो पता लगा हाइड्रोजन को, यार मेरे पास भी तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब मैं भी स्टेबल हो गया। उसने कार्बन को बधाई दी और बोला, कार्बन भैया तुम भी स्टेबल, क्योंकि तुम्हारे पास 8 आ गए और मेरे पास 2। क्यों 2? क्योंकि हाइड्रोजन का बेटा कितना होता है, एटॉमिक नंबर 1। इसका मतलब तुम एक ही सर्कल बना पाओगे और उसकी स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो वो आ गए। इसी वजह से कार्बन क्या प्रेफर करता है, कार्बन ये चाहता है या प्रेफर करना पड़ता है उसको कि मैं आयन तो बनाने से रहा, तो हम क्या करने वाले, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। इसका मतलब आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि कार्बन बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है एज कंपेयर टू आयोनिक बॉन्ड। क्लियर? और यही चीज आपके सामने रखी गई है कि क्यों कार्बन हमारे लिए कोवैलेंट बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है। अ कोवैलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड वेयर 2 एटम्स शेयर 1 or more pairs of electrons। आगे बात करेंगे, धीरे धीरे सुनिएगा। To achieve a full outer shell of electrons and attain a stable electronic configuration। stable का मतलब वही 8 हो जाने चाहिए। This sharing of electrons allows each atom involved to achieve the electron configuration of a noble gas। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन को देखिए आप, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन ने क्या बोला, हाइड्रोजन ने क्या बोला कि मेरे पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1। अकेला हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा था, अचानक से दूसरा हाइड्रोजन आया, इसने बोला मेरे पास भी 1 है, ना तुम स्टेबल ना तुम स्टेबल, एक काम करो, सोच के देखो, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अलग अलग कलर से बताते हैं ताकि आपको समझ में भी आए। ये हाइड्रोजन अकेले अकेले बैठा था, अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर लेके घूम रहा था। इसने सोचा मैं अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं, इसने सोचा कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता हूं तो ये वाला स्टेबल हो जाएगा, पर इसका क्या, ये तो बेचारा परेशान हो जाएगा ना। इसका मतलब लेना देना नहीं हो सकता। फिर किसी ने सजेशन दिया, एक काम करो, मिल जाओ, शेयरिंग कर लो। शेयरिंग का मतलब एक काम करो, अपने अपने इलेक्ट्रॉन पास में ले आओ।
अब जैसे ही अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स पास में लेकर आओगे तो ये जो हाइड्रोजन वाला आइटम है ये बच्चा क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्यों स्टेबल हो गया? क्योंकि हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए अपने आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, भाई साहब को मिल गए। इसी वजह से हाइड्रोजन H2 गैस के फॉर्म में पाया जाता है, जो कि इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्लियर? एक चीज याद रखना है, अभी से आगे हमारी थ्योरी में तो है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, किसकी शेयरिंग? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, तो उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड को दिखाने का तरीका होता है एक सिंपल डंडी, इस तरीके से। और एक डंडी का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स है वहां? 2। ध्यान सुनिएगा, यदि मैंने किसी भी एलिमेंट के बीच में इस तरीके से डंडी बना दी तो आप समझ जाइएगा कि वहां कौन सा बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। ऐसे समझ लो हाथ की तरह है, मुझे किसी दूसरे का हाथ, मेरे को किसी का हाथ पकड़ना है दोस्ती करने के लिए, तो हम लोग ऐसे पकड़ेंगे ना। मान लीजिए मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहूं, है ना, तो मैंने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया, आपने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और हम लोग दोस्ती कर लिए। अब दोस्ती का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, मेरा हाथ आया तुम्हारा हाथ आ गया, शेयर हो गई। अब बीच में क्या आने लगेगा? ये हाथ दिखेगा ना। कुछ ऐसे ही जब डंडा खींच दिया जाए तो समझ जाइएगा कि वहां कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट। लेकिन याद ये रखना है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें आपने डंडा बनाया है, एक डंडे का मतलब वहां कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। एक मेरी तरफ से तो एक तुम्हारी तरफ से, एक उस हाइड्रोजन की तरफ से तो एक ये वाले हाइड्रोजन की तरफ से। ठीक है, एक एक एग्जांपल से मैं आपको दूसरे बॉन्ड भी समझा दूंगा। इसे हम बोलते हैं बच्चों सिंगल बॉन्ड। इसे हम क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हो। क्लियर? चलो फिर आगे गए। आगे हमें कौन सा एग्जांपल मिला? आगे हमें मिला कौन सा एग्जांपल? हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने भी वही बात बोली। ऑक्सीजन ने बोला कि मेरे पास आखिरी, देखो ध्यान से एक एक करके बताता हूं। ऑक्सीजन का आप देखो स्ट्रक्चर, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। क्या 8 इलेक्ट्रॉन हुए? कतई नहीं। क्या ये स्टेबल है? कतई नहीं। तो हमने बोला एक काम करो ऑक्सीजन भैया, तुम ना दिक्कत मत लो, परेशान मत हो, तुम तो एक काम करो, एक दूसरा ऑक्सीजन पकड़ो। क्यों? क्योंकि भैया वो भी तो अनस्टेबल होगा ना, जैसे तुम अनस्टेबल हो वो भी अनस्टेबल होगा, और उसके पास भी आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। अब क्या हम लेना देना कर सकते हैं? नहीं कर सकते बच्चों। फिर वही बात, यदि लेना देना करोगे तो कोई एक स्टेबल हो जाएगा। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां रख दिए, तो इसके पास अब कितने हो जाएंगे? येलो वाले के पास कितने हो जाएंगे? 2 तो तुमने निकाल लिए, तो येलो वाले के पास हो जाएंगे कितने बच्चा? 4। जबकि इसके पास कितने हो जाएंगे? 8। तो तुमने एक का भला कर दिया, एक का नुकसान कर दिया। ऐसा नहीं होता है ना, इंसानों की तरह नहीं। केमिस्ट्री जो है साइंस है, वो सबके लिए सोचती है। तो इनको भी क्या सजेशन दिया गया? इनको भी वही सजेशन दिया गया, एक काम करो अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रख दो, मतलब क्या कर लो? शेयरिंग कर लो। अब जैसे ही इन लोगों ने शेयरिंग की तो बच्चा क्या हो गया? एक बढ़िया सा फायदा हो गया। शेयरिंग करने से दोनों ऑक्सीजन का फायदा हो गया। क्यों फायदा हो गया? क्योंकि जैसे ही इस वाले ऑक्सीजन ने देखा तो इस वाले ऑक्सीजन ने देखा कि यार मेरे पास अब कितने हो गए? 2 2 4 2 6 पहले से थे, 2 सामने वाले ने शेयर कर ली तो 8 हो गए। फिर जब इस वाले ऑक्सीजन ने देखा, कौन से वाले ने? ब्लू वाले ने, तो इसको भी कितने दिखे? बेटा यहां से देखना है ना, ये थोड़ा सा अलग बन गया, रुक जाओ इसको अपन मिटाते हैं। यहां से देखना है आपको। कहां से देखना है? यहां से। तो इसने देखा 2 2 4 2 6 तो पहले से थे, और साथ में कितने आ गए? 2 और आ गए। इसका मतलब हम दोनों ने शेयरिंग कर ली इलेक्ट्रॉन की, और हम दोनों क्या हो गए? स्टेबल हो गए। अब आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहां टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई? 2 सामने वाले की तरफ से और 2 मेरी तरफ से। इस ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं? 2। इस ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं? 2। तो आपको यहां डबल डंडी बना देनी, और डबल डंडी का मतलब होता है डबल बॉन्ड। जैसे आप एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पर सिंगल डंडी बनाते हो, वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग पर हम डबल बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे ही जब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो इसे हम ट्रिपल बॉन्ड से बनाते हैं। जितनी डंडी आती है उसका एक इंपॉर्टेंस होता है। एक डंडी का मतलब सिंगल बॉन्ड, 2 डंडी का मतलब डबल बॉन्ड, 3 डंडी का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल डंडी का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 डंडी डबल बॉन्ड का मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा? 3 डंडी, और 3 डंडी का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 3 सामने वाले की तरफ से और 3 मेरी तरफ से। क्लियर? चलिए अब ये 3 डंडी वाला एग्जांपल समझते हैं। याद रखना इस तरीके से ऑक्सीजन बनाता है। क्यों? स्टेबिलिटी के लिए। अब 3 डंडी के लिए आपने किसको पकड़ा? नाइट्रोजन को। जो नाइट्रोजन होता है बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5।
है ना। इसका मतलब नाइट्रोजन के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 5 बनाने ना, 1 2 3 4 और ये कहीं ना कहीं मैंने 5 बना दिए। अब क्या ये जो नाइट्रोजन है ये स्टेबल है? नहीं है बच्चा। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब 8 बनाने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी पड़ेगी? सोच के देखो, 3। 5 को 8 बनाने के लिए 5 को कितना बनना है? 8 बनना है। तो मुझे बताओ कितना इसमें ऐड करना पड़ेगा? 3। यानी कि कहीं से कोई हमें 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? शेयर कर दे। क्या कर दे? शेयर कर दे। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगी स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन। इसलिए नाइट्रोजन क्या करता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहां, मिट जा भाई, मिट गया। नाइट्रोजन अक्सर आपको ना ये कंपाउंड देखने को मिलेगा, इसे हम बोलते हैं NH3 अमोनिया। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन को ये चीज पता थी कि मेरे पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 की जगह 5 है और इसको होना था 8। इसने ढूंढा किसको? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन ने बोला मेरे पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है, क्या मैं तुम्हारा भला कर सकता हूं? नाइट्रोजन ने बोला भैया हम तो तुम ही को ढूंढ रहे थे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन इसके पास पहुंचा तो दोनों का भला हो गया। नाइट्रोजन ने अब ध्यान से देखा तो दिखा नाइट्रोजन को क्या, ये देखो आप ध्यान से, नाइट्रोजन के पास पहले से 5 थे, लेकिन हाइड्रोजन ने जो अपना अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन रखा उस चक्कर में 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए। यानी कि भैया नाइट्रोजन का हो गया भला। फिर हाइड्रोजन ने अपने आप को देखा तो हाइड्रोजन का भी भला हो गया। कैसे भला हो गया? ध्यान से देखो, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब हाइड्रोजन का भला, नाइट्रोजन का भला, दोनों ही स्टेबल हो गए और यही काम हमें करना होता है। इसी वजह से आपको नाइट्रोजन अक्सर 3 डंडे के साथ दिखेगा। 3 डंडे का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। हालांकि ट्रिपल बॉन्ड आप ऐसे देख रहे हो, बट बच्चा यहां अभी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। बट नाइट्रोजन को आप ऐसे भी देख सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में भी देख सकते हो। और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब वही है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ठीक है। अभी इस डंडी का मतलब यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, क्योंकि अलग अलग है। लेकिन जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल किसको देखते हो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुनो ध्यान से, एक एग्जाम्पल दे ही देता हूं ना, क्यों अपन इतना सोच रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक नाइट्रोजन लिया, इसके पास कितने थे? 1 2 3 4 और 5, ठीक है। एक और नाइट्रोजन आया, दूसरे कलर से बना देता हूं, ये आया दूसरा नाइट्रोजन। इसके पास कितने थे? 1 2 3 4 और 5, हाँ है ना। अब ये कौन से हैं? ये उसके आखिरी शेल यानी कि लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब लॉजिकली ये जो नाइट्रोजन ये अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। लेकिन हुआ यूं कि जब इन्होंने ध्यान से अपना काम किया तो इनका ये कहना हुआ कि काम करो ना, अपन इनकी ना शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग कर लो। शेयरिंग करने से क्या फायदा हुआ? मेरे पास पहले 5 हैं, लेकिन यदि हम अपने अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो टोटल 8 हो जाएंगे। और जैसे ही इन लोगों ने शेयरिंग की तो ये वाला नाइट्रोजन भी स्टेबल हो गया, क्योंकि अब इसके पास देखिए टोटल कितने हैं? 5 पहले से थे, 3 और आ गए 8। दूसरा ये वाला जो नाइट्रोजन है ये भी कहने लगा यार मैं भी स्टेबल हो गया। इसका मतलब नाइट्रोजन यदि आप गैस देखते हो तो उसमें N ट्रिपल बॉन्ड N आपको देखने को मिलेगा। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन और 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, एक डंडी सिंगल बॉन्ड को दिखाती है, 2 डंडी डबल बॉन्ड को, 3 डंडी ट्रिपल बॉन्ड को दिखाती है। ये चीज आपको याद भी रखनी है। क्लियर? चलिए फिर हमने बात की किसको लेकर, चलिए अब अगला एग्जाम्पल भी देख लीजिए। कार्बन का भी नेचर देख लो। अब इतनी देर में आपने जो चर्चा की वो कार्बन के चक्कर में ही तो की ना, कि कैसे कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ऑल्दो मैंने ये एग्जांपल आपके सामने पहले भी रख दिया है, बट फिर से एक बार देख लीजिए कि क्यों कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाना प्रेफर कर रहा था। क्योंकि बच्चा ये चीज आप जान चुके हो कि कार्बन जो है, अरे कलर चेंज कर लेते हैं, गुरु आपको दिख ही नहीं रहा होगा बेटा। कार्बन जो है इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको भी अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी? 4 ना। लेकिन दिक्कत वही है, आयन भाई सब बना नहीं पा रहे हैं, ना इलेक्ट्रॉन दे पा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन ले पा रहे हैं। तो इसी वजह से ये क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस इट मेक्स कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे ही इसके पास हाइड्रोजन भाई साहब आए अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, तो कार्बन ने बोला कि भैया हाइड्रोजन बहुत बहुत मददगार आप साबित हुए, क्योंकि तुम और हम दोनों ही अब स्टेबल हो गए। ध्यान से देखिए, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? अरे क्या हो गया, ये ज्यादा बड़ा गोला बना दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। 2 2 4 2 6 और 2 8, ये भी है भैया, है ना। ध्यान से देखिएगा, ये भी है। वहीं क्या हाइड्रोजन स्टेबल है? यस, हाइड्रोजन भी स्टेबल है, हाइड्रोजन भी स्टेबल है, हाइड्रोजन भी स्टेबल है, हाइड्रोजन भी स्टेबल है। इसी वजह से जो कार्बन होता है बच्चा, वो अपने आप में कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बना सकता है, सिंगल वाले। एक डंडा
एक डंडा, एक डंडा और एक डंडा। याद ये रखना है कि क्या कार्बन आयनिक बॉन्ड बनाता है? नहीं, कार्बन बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि हम एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं इसका मतलब सिंगल बॉन्ड बनेगा, एक डंडा आएगा। यदि हम दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं इसका मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 डंडे। यदि हम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो कितने डंडे आएंगे बच्चा? सॉरी, मैंने 4 डंडे बना दिए। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो बेटा टोटल आएगा ट्रिपल बॉन्ड, 2 2 4 और 2 6, है ना। ये चीज आपने याद रखनी है। अब आप कार्बन को ध्यान से देखो, कितने डंडे दिख रहे हैं? 4। पर बच्चा एक टाइम पे वो हाइड्रोजन के साथ एक ही डंडा बना रहा है ना, इसका मतलब यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड और यहां सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां है। इसी वजह से हम कार्बन को बोलते हैं टेट्रावैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट। अभी आपको आगे आएगा, डोंट वरी। मैंने अभी आपको एक वर्ड यूज कर दिया टेट्रावैलेंसी, पर ये होती क्या है अभी आपको आगे समझ में आ जाएगी। बस अब आपको ये याद रखना है कि कार्बन हमारे साथ कौन सा बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है? हमारे साथ मतलब एलिमेंट के साथ कोवैलेंट बॉन्ड, और कौन सा नहीं बना सकता? आयोनिक बॉन्ड। इतना याद रखेंगे। चलिए अब थोड़ी सी प्रॉपर्टी जान लो आप। थोड़ी सी प्रॉपर्टी बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी? जब आपने आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक बॉन्ड को पढ़ा था तो आपने एक चीज जानी थी कि वो आयोनिक जो बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, और उसी वजह से उनमें कुछ खास प्रॉपर्टी आती है। सिमिलरली जो कार्बन है ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग पर बेस होता है, तो इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं या जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब जिसमें कौन सा बॉन्ड देखने को मिलेगा? कोवेलेंट, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये नॉर्मली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि यदि आपको याद हो जो आयंस बनाने वाले भाई साहब होते हैं या जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, करेक्ट। जबकि इनमें आपको इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो देखने आसानी से नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग आयनिक कंपाउंड में आयन मिलते हैं, और आयन का मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता, और ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स कहलाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, as carbon forms covalent bond we find that these compounds have low melting and boiling points as compared to ionic compound। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं बच्चों। क्या होता है जब आप आयंस इलेक्ट्रॉन्स को देते हो या रिसीव करते हो, यानी कि आयंस बनाते हो, तो आयोनिक कंपाउंड नॉर्मली क्या करता है? स्ट्रॉन्ग दोस्ती करता है। क्यों? क्योंकि आपने या तो किसी से चीजें ले ली हैं, किसी को दे दी हैं, करेक्ट। तो अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकली समझो ना, किसी से आपने पैसे ले लिए तो आप प्रेशर में आके दब गए, अब कुछ नहीं कह सकते, उसकी बात माननी पड़ेगी, वैसा वाला सीन फंस गया। लेकिन जब कार्बन की बात करते हो तो कार्बन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, मतलब जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक मेरा है, 50-50 वाली बात हो गई। तो बाई चांस यदि किसी को दोस्ती आ गई है ना, दोस्ती बोल रहा हूं बेटा, कभी किसी का मूड खराब हो गया है ना, दोस्ती बोला मैंने, दोस्ती तो अपनी जगह चली रही, बाई चांस किसी एक एलिमेंट को दूर होना हुआ कि भैया मेरे से नहीं हो पा रहा, मुझे दूर भागना है, तो क्या आसानी से वो निकल जाएगा? हाँ, है ना। कार्बन वाले कंपाउंड में आसानी से वो टूट जाता है, जबकि आयंस वाले में ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि आयंस में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना, जबकि यहां क्या है? शेयरिंग। तो ये चीज याद रखिएगा, जब भी आप कार्बन के कंपाउंड्स को देखते हो जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये क्या करते हैं बच्चा? इनमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने की वजह से इनकी दोस्ती उतनी अच्छी नहीं होती, कोई भी आसानी से निकल सकता है, और क्योंकि इनकी दोस्ती अच्छी नहीं है इसी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? कम। जबकि आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, उनको तोड़ना इतना आसान नहीं होता, जबकि इनको गलाना तोड़ना आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो आप, एसिटिक एसिड, कार्बन दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये कार्बन कंपाउंड है। क्लोरोफॉर्म, कार्बन दिख रहा है यानी कि कार्बनिक कंपाउंड है। एथेनॉल, कार्बन दिख रहा है, कार्बन कंपाउंड है। मीथेन, कार्बन दिख रहा है, कार्बन कंपाउंड है। तो इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की आपको लिस्ट दी गई, ये कंपैरेटिवली काफी कम है, जबकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते थे, फॉर एग्जांपल कोई भी आयनिक कंपाउंड की बात कर लीजिए, NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, इन सबके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज ऑफ दी इलेक्ट्रॉन्स की क्या लेना और देना, नॉट शेयरिंग, है ना। इलेक्ट्रॉन्स को आप लेते हो या देते हो, इस वजह से क्या होता है? उनकी दोस्ती थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बनती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, जो मैं आपको बता भी चुका हूं कि इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये अपनी दोस्ती इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते। यदि ये तोड़कर एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से निकल सकते हैं, जबकि आयन वाले कंपाउंड में ऐसा नहीं हो पाता इजीली, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। ये क्या कहा उन्होंने? सुनिए,
इनका ये कहना है कि जब आप किसी भी कार्बन वाले कंपाउंड को देखते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो इजीली किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये जो आपको दिख रहा है ना एथेनॉल, C2H5OH, C2 दो कार्बन है, हाइड्रोजन 5 है, OH, ये अपने आप में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ऐसे एक होता है कीटोन, ये लोग क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। जो कार्बन कंपाउंड होते हैं सॉल्वेंट के तौर पे जो यूज होते हैं, वो दूसरे कार्बोनिक कंपाउंड को इजीली क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं, ठीक है, जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लेकिन जब मैं उसी कार्बन वाले कंपाउंड को किसमें डालूं, पानी में डालूं, तो वो इजीली घुलेगा नहीं। ये प्रॉपर्टी क्या बोला मैंने, नॉर्मली यदि आप किसी भी कार्बोनिक कंपाउंड को पानी में डालोगे तो वो नहीं घुलेगा, लेकिन यदि आपने उसी कार्बोनिक कंपाउंड को किसी कैसे फॉर्म में डाल दिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल दिया, जैसे कि कीटोन, एथेनॉल, इनमें डाल दिया, तो वो घुल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है बच्चा, शुगर। नॉर्मली जो शुगर होती है ये कार्बोहाइड्रेट होती है, इसका मतलब इसमें कार्बन है। क्या ये पानी में घुल जाता है, हाँ ये तो घुलता ही, हम यूज भी करते हैं। तो ये क्या होता है, एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। नॉर्मली कोई भी कार्बन वाला कंपाउंड पानी में नहीं घुलता, लेकिन शक्कर घुल जाती है, जबकि इसके पास कार्बन था। अच्छा, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यदि आपको करने को बोलूं तो आप एक करके देखिएगा। आप ना क्या लीजिएगा, आप लीजिएगा थर्माकोल। थर्माकोल अपने आप में क्या होता है, कार्बन से बनने वाला एक आइटम होता है ना, जलाने पर कार्बन आएगा। आप उस थर्माकोल को पानी में डालना, उसका कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने बोला ना इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन उसी थर्माकोल को अब आप किस में लीजिएगा, पेट्रोल में। किसमें, पेट्रोल में। पेट्रोल बेटा अपने आप में कौन सा सॉल्वेंट होता है, ऑर्गेनिक, क्योंकि उसके अंदर भी कार्बन होता है। वो थर्माकोल इतनी तेजी से गलेगा, इतनी तेजी से उसमें मेल्ट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। करके देखिएगा, ठीक है। चलिए, फिलहाल के लिए जो भी आपने पढ़ा उसको ध्यान से देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, नोट कीजिएगा। मैंने आपको कार्बन के बेसिक बिहेवियर के बारे में बताया। कार्बन क्यों आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता, कोवेलेंट बनाता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो मैंने आपको अभी बताया, उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, बट एज ऑफ नाउ चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और अब क्या करना है आपको, बस सिंपली पढ़ना है, नोट्स बनाना है, एंजॉय करना है पढ़ाई को। तो प्यारे बच्चों, देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।